गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का कम्युनिटी वाइज परिवार में हार्दिक वेलकम करता हूं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के वो सारे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन की प्रबल संभावना है कि ऐसे ही पैटर्न पे जो है क्वेश्चन जो है हमारे आने वाले एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे। कैमरा नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि ग्यूसेप मेजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो यहाँ बात हो रहा है गुप्त भूमिगत समाज की बात हो रही है। तो गुप्त भूमिगत समाज जो है ये जो है वो आपको बर्न में हुआ था। इटली के बर्न में जो है वो मेजिनी के द्वारा जो है वह गुप्त भूमिगत समाज की जो स्थापना की गई थी। अब देखिए ये जो नाम है इसका पूरा नाम है जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी। और ये जो मेजिनी है ये इसने एक काम किया था कि इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। करण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। योगदान दिया था, ठीक है। तो ये कौन था? जोसेफ मेजिनी। ये जो है इटली के एकीकरण में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इसी मेजिनी के द्वारा जो है गुप्त भूमिगत नामक समाज की जो है वह स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। अच्छा, एक और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड पॉलिटी का क्वेश्चन एक और इसमें आ जाता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा हिटलर। हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस हिटलर का अगर हम पूरा नाम की बात करें कि हिटलर का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो था वो क्या था कि जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर था। अब आपसे सवाल पूछता है कि ये जो एडोल्फ हिटलर था इसने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था नाजीवाद। नाजीवाद जो है उस पार्टी का नाम था। और ये जो है एडोल्फ हिटलर जो है इसे तानाशाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसने भी जो है जर्मनी के लिए काफ़ी काम किया था। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो प्रमुख कारण था वह वर्साय की संधि थी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? यहाँ देखिए बात कर रहा है कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जगह हो जाएगा आपका पार्ट 4 हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या है। तो पार्ट 1 में बात करता है स्टेट एंड यूटीज। यूटीज का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज होता है। वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी बात करें हम पार्ट 2 की बात करें तो ये बात करता है सिटीजनशिप की बात करता है। सिटीजनशिप यानी कि ये बात करता है नागरिकता की बात करता है। तो आपको बताएंगे भारत में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में जो है ड्यूल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। और नागरिकता क्या होता है कि किसी भी देश में आप रह रहे जो भी निवासी हैं उनको देश के द्वारा जो आइडेंटिटी पहचान दी जाती है कि आप उस देश का नागरिक है, उसे ही नागरिकता कहा जाता है। यदि आप जो है भारत देश को छोड़कर किसी और देश में जाकर बस रहे हैं, अगर आप वहाँ के जो है नागरिकता को ग्रहण कर ले रहे हैं तो स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। या आप पर जो है अगर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है तो आपका जो है नागरिकता जो है वह समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये नागरिकता किसी भी देश में रहने वाले निवासियों की पहचान होती है कि हम उस देश में रहने वाले एक लीगल पर्सन हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 की क्या है? इसमें है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है कि जन्म से लेकर मिले हुए जो भी अधिकार हमारे भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया वो सारे अधिकार जो है मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। चाहे वो बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा जो है चिल्लाता है, क्याऊं क्याऊं करता है, रोता है, तो रोना भी जो है वो भैया बच्चा का जो है फंडामेंटल राइट है।
यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया हुआ है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे भी को भी जन्म लेने का जो है वो अधिकार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था कि एक 7 माह की जो है वो लेडीज जो है वह एबॉर्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाली हुई थी कि मुझे इस बच्चे को जो है एबॉर्शन करा, इसको पेट में मार देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और जजमेंट दिया कि नहीं, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जन्म लेने का अधिकार है और ये उसका फंडामेंटल राइट है और ये अधिकार उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो अब ये भी आ गया कि तो फंडामेंटल क्या होता है कि जैसे आपको जो है बोलने का अधिकार, जैसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 का ए जो है राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन का होता है कि हमको जो है बोलने का अधिकार है। जैसे बहुत सारा है, जैसे आपको आर्टिकल 21 देख लीजिए। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि विदेश जाने का अधिकार कहता है, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। उसके बाद इसी में आता है मन चाहे व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार। इसी में आता है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि इसे बोलते हैं हम निजता का अधिकार कहा जाता है। निजता का अधिकार यानी कि आपकी लाइफ जो है वो पर्सनल है। आपका मन करे तो आप दिन भर फ़ोन चलाइए, आपका मन करे दिन भर आप सो जाइए, मन करे तो पढ़िए, घूमिए फिरिए, आपका लाइफ है, जैसे आपको जीना है वैसे जिए। इसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। इसी में है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ यानी कि आपको जो है जीने का अधिकार, जीने का अधिकार दिया गया है आपके भारतीय संविधान के द्वारा। अच्छा, क्या आपसे सवाल है कि क्या राइट टू डाई है? क्या आपको मरने का अधिकार दिया गया है? राइट टू डाई, तो मरने का जो अधिकार की बात हो जाएगा, तो इस अधिकार की बात करें तो इसमें 2 केस हो जाएंगे। मरने के अधिकार की बात करें अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर बात करेगा कि राइट टू डाई, राइट टू डाई यानी मरने का अधिकार, तो इसमें 2 फॉर्म है, एक है एक्टिव फॉर्म और एक है इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव, तो देखिए अगर हमसे बात कहेगा ना कि अगर आपको जो है मरने का अधिकार है तो एक्टिव फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है वो। अब ये होता क्या है, निष्क्रिय अवस्था क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का है कोई एक्सीडेंट हो गया और मान लीजिए कि वो जो है कोमा में चला गया और कोमा में स्टेज में जाने के बाद वो 10 साल 15 साल तक जो है वह रिकवर नहीं कर पा रहा हो और उसे जो है आगे रिकवर होने की जो है संभावना अगर नहीं है, तो उसके परिवार वाले जो है वो जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जो है इच्छा मृत्यु का जो है उससे अधिकार मांगते हैं। तो इच्छा मृत्यु के जब उसे अधिकार मांगा जाता है तो कोर्ट क्या करती है, इच्छा मृत्यु, तो कोर्ट क्या करती है इस बात की जांच कराने के लिए कि उसके रिकवर होने के चांसेस नहीं है, अपनी एक डॉक्टर की टीम भेजती है और उस टीम के द्वारा जो है इस बात की पुष्टि की जाती है कि उस पर्सन के आगे रिकवर होने की चांसेस जो है वो ना के बराबर है, तो उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया जाता है। इसे ही कहा जाता है राइट टू डाई। और उस व्यक्ति को मारा कैसे जाता होगा, तो उसके बॉडी में जो भी इक्विपमेंट लगे होते, जो उपकरण लगे होते हैं, उसके उपकरण को धीरे से केवल निकाल दिया जाता है और वह व्यक्ति जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो इसे बोलते हैं राइट टू डाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चौथा क्या आपका आर्टिकल ये पार्ट 4 है जिससे आप बोलते हैं डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी देख लीजिए। डीपीएसपी अगर हम बात करें डीपीएसपी का फुल फॉर्म, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति एवं निर्देशक तत्व, नीति एवं निर्देशक तत्व इन्हें कहा जाता है। अब ये देखिए, ये जो डीपीएसपी होता है ये क्या होता है कि सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर, सरकार पर डिपेंड करता है कि वो इसे इम्प्लीमेंट करे, अदरवाइज नहीं करे। जैसे फंडामेंटल राइट क्या होता है कि नागरिकों के पास सरकार के विरुद्ध अधिकार होता है, लेकिन डीपीएसपी क्या होता है कि वो सरकार के विरुद्ध अधिकार नहीं होता, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उसे इम्प्लीमेंट करे, अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं करे। तो ये डीपीएसपी, जैसे आप देखिए कि एक विषय है, जैसे आप बोलते हैं वाइन,
वाइन जिसको आप शराब बोलते हैं, लोकल भाषा में आप जो है उसको पौआ बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। तो ये जो वाइन है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया स्टेट उसे लागू करे। जैसे आप देखिए कि बिहार में जो है और गुजरात में जो है आपका वाइन जो है वो बैन है, तो वाइन बैन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन होता है कि वो इसे लागू करे, अदरवाइज नहीं करे। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है कि नागरिकों को स्वतः ही मिल जाते हैं, और इन डीपीएसपी क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। इसी डीपीएसपी में ही क्या होता है, इसी में आता है आर्टिकल 40 आता है। आर्टिकल 40 क्या करता है कि ये पंचायतों का गठन की बात करता है, पंचायतों का गठन की बात करता है। अब सवाल है कि यदि सरकार को लग रहा है कि किसी राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में अगर वहाँ पर पंचायत का गठन किया जाना चाहिए तो गठन करेगा, अदरवाइज वहाँ पर पंचायत का गठन किया नहीं जाएगा। तो ये उस स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड जो है वो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मतगणना का काम कौन करता है? यहाँ पे वोट्स की बात हो रही है, तो मतगणना का काम कौन करेगा जी? राष्ट्रपति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री राज्यपाल नहीं करेगा, चुनाव आयोग करेगा। इससे हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन में हम बात करते हैं, कल ही बात किए थे, इलेक्शन कमीशन जो है वह दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और दूसरा होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये सेंट्रल इलेक्शन जो कमीशन होता है वह राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति का और सारे स्टेट के जो है विधानसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए लोकल इलेक्शंस की बात करें, अगर मुखिया का हो, सरपंच का हो, नगर पालिका को, म्यूनिसिपैलिटीज़ का हो, तो ये सारा जो अगर चुनाव कराना हो तो इसका दायित्व जो है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के पे जो है ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मतगणना एक अलग होता है, एक होता है जनगणना। आपसे पूछता है कि जनगणना जो है, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? और दूसरा बात, विधिवत जनगणना, विधिवत जनगणना कहिए या दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना की अगर शुरुआत की बात करें, सबसे पहले जनगणना की शुरुआत भारत में जो है वो सबसे पहले जो है 1872 में जो है वो किया गया था। ठीक है, और विधिवत जनगणना की शुरुआत करते हैं तो 1881 में किया गया था। ठीक है, ये दोनों जो है ये जो है शुरुआत किया गया था। तो सबसे पहली बात करें तो ये 72 में जो हुआ था, और विधिवत जनगणना बात करें और दशकीय, दशकीय का मतलब ये होता है कि जो जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 सालों पे जो है होती है, तो होती है तो उसे क्या बोला जाता है? दशकीय जनगणना कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है, 61 में इन पर महाभियोग का प्रावधान है, 123 पर ऑर्डिनेंस आता है, 108 में ज्वाइंट सेशन आता है, 111 में बिल का रिजेक्शन आता है, 143 में जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह आता है। ठीक है, इसके अलावा 58 में इनके क्वालिफिकेशन की बात करता है, 72 में जो है इनके पार्डन पावर्स की बात करता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हो गया। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो भैया राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है, सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है। उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो भारत में कार्यपालिका के शक्ति प्रधान है और राष्ट्रपति और कार्यपालिका के सबसे प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में जो है उस राष्ट्रपति क्या होता है? ओके, राष्ट्रपति का सबसे जो है वो प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल काम करता है। चलिए, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए, प्रतिनिधि सभा है, हाउस सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है और लॉर्ड्स है। यहाँ देखिए, लोकसभा को इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ भी भैया पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट में दो हाउसेज है। ये देख लीजिए, एक होता है अपर हाउस और एक है आपका लोअर हाउस। तो अगर अपर हाउस की बात करें तो भैया इसे बोलते हैं हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और लोअर हाउस की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपर हाउस है हमारा राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। तो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं इनकी न्यूनतम
आयु जो है वो 30 वर्ष होती है, और लोकसभा जो मेंबर होते हैं उनकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए अब ये जो नया वाला संसद भवन है, आपको ये बताना है कि जो नया संसद भवन है, नया संसद भवन है, इस नया संसद भवन का जो है वह मुख्य वास्तुकार का नाम क्या बताना आपको, मुख्य वास्तुकार का नाम क्या है नए संसद भवन का। तो नए संसद भवन का जो है मुख्य वास्तुकार का नाम कहिए, तो उनका नाम है बिमल भाई पटेल, बिमल पटेल है। और इस नए संसद भवन को बनाने वाले जो कंपनी है, उस कंपनी के नाम और कोई नहीं है, ये है आपका टाटा। तो आपकी कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, टाटा, जो आपकी नई वाली कंपनी जो है वो हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। टाइमिंग का क्या है, ठीक है। हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो एक है मतदान का अधिकार भैया है, चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी है, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये नहीं है भैया। देखिए किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये एक जो है रिलीजियस राइट है। ये क्या है, एक धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है कि मान लीजिए कि आपको जो है, ये देखिए संविधान का जो आर्टिकल 25 है, ये क्या करता है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आपको जिस धर्म में विश्वास है, आपको जिस धर्म में आस्था है, आप उस धर्म को अपना सकते हैं और अपने बिना किसी दबाव के आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसके आदर्शों पे चल सकते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, बस उसको मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, उसके विचारों को कैसे अपने आप में अंदर उतारते हैं, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। तो ये आपका जो है वो रिलीजियस राइट है, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें आपका विश्वास हो, वो आप जो है वो मान सकते हैं। ये आस्था का मामला होता है। ठीक है, जैसे मेरा विश्वास है कि होइए वही जो राम रचि राखा, तो भैया भगवान ने, प्रकृति ने, चाहे जिस रूप में आप उसे मानते हो, अगर हमें बनाया हुआ है तो वो होगा वही जो वो चाहेंगे। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, हमें बस अपना कर्म करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिक भारतीय भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है। अब यहाँ देखिए कह रहा है नागरिक भागीदारी का प्रश्न समाधान किस सिद्धांत पर। अब नागरिकों की भागीदारी कैसी होगी, हम लोग पहले भी क्वेश्चन के साथ देख चुके हैं पिछले क्लास में। संख्या बल है, स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स है, सेक्युलरिज्म है और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, या डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। तो ये तो नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा अवसर की समानता एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति को अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे ना, तो उसके ग्रो करने का, उसके डेवलप करने का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि जब व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे ना, तो उस समान अवसर में क्या होगा कि खुद को साबित करने के लिए खुद को वो साबित करने के लिए वो हर कदम पर जाएगा कि कैसे हमको काम करना है। बट अगर मान लीजिए कि हम समाज का डिवीजन कर देंगे, विभाजन कर देंगे, तो फिर वो समाज में अपने आप को अलग मानना शुरू कर देगा। और जब वो अपने आप को अलग मानना शुरू कर देगा, तो यूँ कहिए कि उसका जो निकल कर आना चाहिए था, जो उसकी प्रतिभा होनी चाहिए थी, जो समान अवसर मिलने पर वो दिखा सकता था, वो उसकी हिडन हो जाएगी, वो उसकी छुप जाएगी। तो कभी भी समाज में यदि अगर नागरिक की समान भागीदारी देनी है, तो भैया आपको सबको क्या करना पड़ेगा, अवसर जो है वो एक समान देने पड़ेंगे, समान अवसर आपको देने पड़ेंगे। और समान अवसर जब देंगे तो ही आपको जो है वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएगा। क्योंकि हमारा संविधान में कहा गया है कि भैया राइट टू इक्वलिटी, हमें जो है वह सब कोई समानता का अधिकार दिया गया है। यानी चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, उससे डजंट मैटर, सभी को जो है समाज में समान अवसर दिए जाएंगे।
इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या का अधिकता। अब देखिए, लोकतंत्र से शिक्षा कोई संबंध तो है नहीं, जनसंख्या तो बढ़ेगा नहीं, बहुदलीय भी नहीं है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होगी। देखिए ये बड़ा वर्ड है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, डिग्निटी की बात हो रही है यहाँ पर। अब देख लीजिए, जो भी व्यक्ति है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में क्या है, हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है। तो मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका हो रहा है? जनता का, ऑब्वियसली, कि जनता ही जो है वो वोट में जो है पार्टिसिपेट कर रही है, जनता ही किसी को चुन रही है, और जनता के द्वारा जो चुने गए वो प्रतिनिधि हैं, वहीं जा कर के जो है वह अपने अपने सदन में जनता की बातों को जो है रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही बात होता है। तो जनता की बात करें तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक होता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता या पंचायती राज? ये बताइए। कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक होता है? देखिए आप, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता या पंचायती राज। यहाँ देखिए लोकतांत्रिक सुधार की बात कर रहा था, यहाँ सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका पंचायती राज। देखिए पंचायती राज में क्या है कि ये क्या होता है कि इसका उल्लेख जो है हमें आर्टिकल 40 में मिलता है, अनुच्छेद 40 में मिलता है, और ये जो है एक डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक विषय है। और इस पंचायती राज में क्या होता है कि लोग जो है लोकतंत्र का जो है सबसे बेस जो होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी मुखिया का चुनाव करते हैं या किसी सरपंच का चुनाव करते हैं, वो हमारे गली से बिलोंग करता है, हमारे मोहल्ला से बिलोंग करता है, और उसको जो है हम अपने लिए जिताते हैं चुनाव में, और वो जब हमारे गांव में, मोहल्ला में जब विकास का काम करता है, तो इससे हम जो है लोकतंत्र का जो है वो एक पैटर्न समझते हैं कि जब हमने जो है एक अपने जैसे लोगों को ही जिताया हुआ है और ये इतना काम कर रहा है, तो कम से कम ये निर्णय लेने में जो है तैयार हो जाता है कि आगे जो है जो हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जिस प्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? ये आपका बना है न्यूजीलैंड। ये आपका है न्यूजीलैंड। ठीक है, कहा था, इसे कहा जाता है कीवियों का देश कहा जाता है, कीवियों का देश। कीवियों का देश कौन सा है भैया? तो वो न्यूजीलैंड है। और एक और क्वेश्चन भी आता है इसमें कि सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश भी कौन सा आपका है? ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसिया की बात करी जाए तो रसिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और ये इसे यूरेशिया कहा जाता है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में जो है ये स्थित है रसिया। रसिया का ही जो है आपको याद रखिए S-400 जो है वह मिसाइल सिस्टम जो है वो रूस का ही है, और रूस से ही भारत ने जो है वो परचेज किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चाइना की बात किया जाएगा तो आपसे पूछता है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो आपका चाइना में है। और चाइना का शोक किसे कहा जाता था? हांगहो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। SCO का जो है वो हेडक्वार्टर जो है आपको चाइना के संघाई में ही है। ठीक है, चलिए अमेरिका को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए आर्टिकल 40।
अनुच्छेद 40 में जो है वो पंचायती राज का उल्लेख है, और ये सब्जेक्ट जो है वो डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, जिसे जो है संविधान में लागू मतलब राज्यों को डिपेंड करता है कि उसे लागू करे या लागू नहीं करे। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।